चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, अब चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम provide an environment for execution of programs and services to programs and users। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि जाहिर है पूरा एनवायरनमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करके देता है, और उसी की वजह से जो है ना वो उसके बगैर जो है मतलब हम जो मेरा सिर्फ आप कह रहे हैं अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, आपका अटेंडेंस हो गई है, मेरा आपकी लग गई प्रेजेंट अभी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन कौन सी है, एक तो आप देखो यूजर इंटरफेस मिलता है हमें। ठीक है, अब यूजर इंटरफेस जो है वो मुख्तलिफ तरीकों का होता है, कमांड लाइन भी होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, GUI जिसे हम कहते हैं। कमांड लाइन को CLI जो आपने डॉस वगैरह पे काम किया हो। ठीक है, तो और अगर आपने वहाँ पर लिनक्स में भी आपने देखा होगा ये कमांड लाइन इंटरफेस, वहाँ पर भी है, डॉस में भी, यहाँ पर विंडोज में डॉस है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो आप यूज करते ही हो GUI विंडोज में। और इसके अलावा है बैच। ठीक है, बैच क्या है? बैच एक तरह से प्रोग्रामिंग फाइल है जो आप बना लेते हो, उसमें बहुत सारी कमांड्स लिख लेते हो और वन बाय वन वो सारी प्रोग्राम्स जो है ना कमांड्स चलती है, वो कहते हैं बैच। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे कोई भी आप जो है वर्ड जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये, इसमें मैंने कमांड्स लिख दी डॉस की, dir/s dat टाइम क्लियर स्क्रीन dir/p। ठीक है, मुख्तलिफ कमांड्स आपने जो है ये डॉस की कमांड्स हैं वो मैंने लिख दी हैं, उसको सेव कर दिया। सेव किसमें किया है मैंने? बैच के अंदर, यानी कि इसका नाम फाइल का मैंने रख दिया abc.batch। जब मैंने abc.batch फाइल रखा है इसका, तो ये फाइल बन गई है। ठीक है ना, इसका अगर आप एडिट करके देखोगे तो यही फाइल है, इसमें सारी कमांड्स लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने इसका एक्सटेंशन सेव एज कर दिया abc.batch के नाम से। तो इस तरह का आइकन बन जाएगा, जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो सारी कमांड जो है वो देखें वन बाय वन चल रही है। इसने डायरेक्टरीज दिखा दी सारी डॉस की, फिर टाइम दिखा दी, करंट डेट दिखा दी, करंट टाइम जो है वो दिखा दिया इसने। के अलावा जो है वो dir/s जो उसके मुख्तलिफ स्विचेस हैं वो दिखा दिए। यानी कि आप एक फाइल बना दो, उसमें सारी कमांड रख दो, उसका एक्सटेंशन रख दो BAT। फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? जैसे ये फाइल है ना, जैसे मैंने यहाँ पर
लिखा है। अब ये कुछ और भी इसमें जो है हम चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फाइल जब आप सेव एज करोगे, सेव एज कर दो उसको, और उसका एक्सटेंशन जो रख दो ना वो डॉट बैच रख दो, डॉट टीएक्सटी नहीं, ऑल फाइल्स कर देना, और यहाँ पर डॉट बैच रख देना। जैसे आपने यहाँ पर नाम रख दिया xyz डॉट बैच BAT, एक्सटेंशन उसका बैच होना चाहिए BAT, तो बैच फाइल बन जाएगी। और उसको मैंने कोटेशन में रख दिया, कभी कभार वो कोटेशन में नहीं लिखते तो बैच नहीं बनाता, कोटेशन में लिख दिया मैंने, नीचे ऑल फाइल्स कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर ये फाइल xyz.batch बन गई है, ठीक है, वही चीज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी फाइल, उसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट डॉस की कमांड लिख दो और उसको बैच एक्सटेंशन के साथ सेव कर दो, तो वो 1 बाय 1 सारी कमांड चलेंगी। इस तरह के वायरसेस भी बनते हैं, वायरस बनाने वाले इस तरह की फाइलों में वायरस बना देते हैं। यूजर सिर्फ क्लिक करता है उसको, या चलती हैं वो फाइलें जो है, डिलीट करना हो फाइलों को, फाइलें डिलीट हो जाती हैं डेस्कटॉप से या सिस्टम से, वो स्क्रिप्ट लिख देते हैं डॉस का, तो वो चीज़ें बन जाती हैं। तो इसलिए जो है ना, मतलब ये लेकिन ये ज़ाहिर एक फीचर है, उसको बैच बैच कहते हैं। ये बात क्लियर होगी बैच वाले। CLI ग्राफिकल इंटरफेस तो आप देखते ही हो, लेकिन ये बैच चीज़ आपके लिए शायद नहीं थी, तो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दिया, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं बीच में लेक्चर के, रेज हैंड करके क्वेश्चन आप लीजिए, मैं कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अच्छा जी, प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम क्या है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सेकंड टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसको मेमोरी के अंदर लोड करना और उसको रन करना, उस प्रोग्राम को रन करना, ठीक है ना। और रन होने के बाद उसको फिर टर्मिनेट भी करना, उसकी एग्जीक्यूशन को एंड भी करना। अब टर्मिनेट आप दो तरीके से कर सकते हो। नॉर्मली टर्मिनेशन का मतलब क्या, प्रोग्राम चला और नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, अभी डॉस का प्रोग्राम चला और सारी फाइलें चली जो है आफ्टर टर्मिनेट हो गई। कभी कभी प्रोग्राम जो है वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता, तो उसको हम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देते हैं। कभी कभी एरर भी आ जाता है। तो आप एबनॉर्मली टर्मिनेट का मतलब क्या है, आपने किया होगा अल्टर कंट्रोल डिलीट करके टास्क मैनेजर में जाके आप डिलीट कर दो उस टास्क को, तो ये आपने क्या किया, एबनॉर्मल टर्मिनेशन की है। जाहिर है क्योंकि वो प्रोग्राम जो है वो किसी वजह से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, कभी कभी रेस्पॉन्ड नहीं करता है कोई प्रोग्राम, और हम उसको जो है वो अल्टर कंट्रोल डिलीट करके उसको एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर काम है IO ऑपरेशंस का भी, ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो सारी की सारी काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में, आगे चले। अच्छा ये, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज वही चल रहा है, टॉपिक वही चल रहा है। अभी पिछले स्लाइड में हमने जो है उसका ये चीजें देखी थी। आगे ये चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की भी फैसिलिटी देता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, आप फाइलें क्रिएट करते हो, ठीक है ना, कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हो, ठीक है, कोई भी फाइल बनाओगे, नोटपैड की भी फाइल बनाओगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फैसिलिटी देगा कि वो फाइल बन जाए। कोई फोल्डर बनाते हो, कोई फाइल डिलीट करते हो, कोई सर्चिंग कर रहे हो तो फाइलिंग की, यानी कि फाइलिंग के ऊपर जितना भी काम, परमिशन मैनेजमेंट है, फाइल को शेयर करना, ये जितना भी काम है फाइलिंग का, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ फिर कम्युनिकेशन है, कि जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस किसे कहते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो प्रोसेसेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी वाया शेयर्ड मेमोरी और थ्रू मैसेज पासिंग। जो कम्युनिकेशन होती है मुख्तलिफ प्रोसेस के दरमियान, उसके दो तरीके हैं, या तो शेयर्ड मेमोरी के जरिए कम्युनिकेशन होगी प्रोसेस की आपस में, या मैसेज पासिंग के जरिए। ये दोनों हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है प्रोसेस 1 के नाम से, और एक प्रोसेस है प्रोसेस 2 के नाम से। अब इन दोनों की कम्युनिकेशन करानी है, ठीक है।
तो इन दोनों की कम्युनिकेशन कैसे होगी? एक तो एक तरीका क्या कार है, एक तरीका कार है शेयर्ड मेमोरी का। शेयर्ड मेमोरी का क्या तरीका कार होता है कि रैम है ना, रैम के अंदर फॉर एग्जांपल ये रैम है और रैम के अंदर किसी लोकेशन के ऊपर प्रोसेस 1 जो है अपनी कोई भी मैसेज रखवा देगा। अब प्रोसेस 2 जो है उस लोकेशन से वो मैसेज उठा लेगा। इस तरह क्या हुआ कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 ने आपस में कम्युनिकेशन की थ्रू रैम, शेयर्ड मेमोरी के जरिए। इसका मतलब ये है, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी के जरिए दो प्रोसेस ने आपस में कम्युनिकेशन किया। दूसरा तरीका क्या है? मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब ये P1 है, P1 ने जो है डायरेक्ट जो है वो मैसेज पास कर दिया P2 को, बीच में रैम को इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि डायरेक्ट ही P1 ने P2 को मैसेज पास कर दिया। इसको कहते हैं मैसेज पासिंग। तो ये दो तरीके कार हैं जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उनके। इसके अलावा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे होता कैसे है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन का काम भी जो है जाहिर है ये एरर्स आते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, पॉसिबल एरर्स आते रहते हैं और इसमें जाहिर है एरर जो है वो सीपीयू के अंदर या मेमोरी रैम के अंदर, आईओ के डिवाइसेस के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एरर आ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उन एरर की बिहाफ पे अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेता है कि जो है कि इस एरर को कैसे जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये सारे काम जाहिर डिबगिंग वगैरह सारी इन्वॉल्व होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड के ऊपर एरर को डिटेक्ट करता है और पॉसिबल हो तो उसको करेक्ट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जाहिर है ये सारी इसकी सर्विसेज हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम रिसोर्स एलोकेशन भी है कि मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, सीपीयू है, रैम है, फाइल स्टोरेज है, आईओ डिवाइसेस है। इन सबको जो है ना वो इन सब के रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करना प्रोसेस को। अगर कोई प्रोसेस चलेगा उसको सीपीयू भी चाहिए, उसको रैम भी चाहिए, उसको अगर स्टोर करना है हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोरेज चाहिए, अगर आईओ डिवाइसेस यूज करनी है तो वो सारी चीजें रिसोर्स एलोकेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है अकाउंटिंग, टू कीप ट्रैक ऑफ विच यूजर्स यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर। इसमें आप देखो अकाउंटिंग में होता है कौन सा सिस्टम कितने जो है वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है। ये आपने देखा भी होगा, दिखा भी देता हूं। ये आपने इसमें अल्टर कंट्रोल डिलीट करके नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है? अल्टर कंट्रोल डिलीट कर रहा हूँ, टास्क मैनेजर चला रहा हूँ, नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा है वो आपको फिर। अब आ गया, अब आ रहा होगा, नजर आ रहा। नजर आ रहा है? और टास्क मैनेजर का मैंने टेप खोला है, नजर आ रहा है? नहीं, हाँ आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। हमजा ने बताया इसमें आप देखो, हाँ इसमें देखो सीपीयू दिखा रहा है, सीपीयू कितनी यूज हो रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, कितने परसेंट, कौन सा प्रोसेस कितने परसेंट जो है सीपीयू को यूज कर रहा है वो यहाँ दिखा रहा है ये। और रैम कितनी यूज हो रही है, कौन सा प्रोसेस कितना, प्रोसेस ये सारे हैं, ठीक है। वो कितना रैम, हर प्रोसेस कितनी रैम यूज कर रहा है, डिस्क में कितनी जगह घेर रहा है, नेटवर्क पे कितनी कमी मतलब जा रही है चीजें, तो ये सारी की सारी कहलाती हैं स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाली चीज की बात हो रही है, इस चीज की बात हो रही है यहाँ पर कि जो है अकाउंटिंग कह रहा है। अकाउंटिंग मतलब ये टू कीप ट्रैक विच यूजर यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन सा यूजर कौन कौन सी रिसोर्सेज जो है कितनी यूज कर रहा है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुख्तलिफ टूल्स प्रोवाइड करता है। आप लॉग मेंटेन कर सकते हैं, लॉग से ये फायदा होगा कि पता चल जाएगा कौन सा यूजर ने कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर यूज की, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में।
इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जाहिर है ये भी एक अहम फीचर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्शन का मतलब जाहिर है कि हर ऑनर जो है वो अपनी फाइल का जो है वो खुद ही, जाहिर है जैसे किसी ने कोई फाइल क्रिएट की है तो दूसरा कोई उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, जाहिर है उसको परमिशन नहीं होगी। जैसे कोई मैं पीएफ कीट के अंदर हम ऐसा करते थे, शेयर्ड फोल्डर है pf3 का, उसमें मैं कोई फाइल रखता हूँ अपने फोल्डर में, तो कोई स्टूडेंट उसको उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, ना उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि वो जाहिर है वो फाइल मैंने क्रिएट की है तो उसकी परमिशन सिर्फ मेरे पास है, औरों के पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से आइडिया देने के लिए कि ये इस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जो फाइल का ऑनर है उसके पास सारे राइट्स होते हैं। हाँ, अगर फाइल का ऑनर ही जो है वो सारी चीज़ों को शेयर कर दे अपनी फाइल के ऊपर कि सब कोई डिलीट करना चाहे कर दे, तो फिर वो अलग बात है, फिर वो दूसरे भी उसको जो एडिट कर सकते हैं फाइल को। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो यही होता है कि जो क्रिएट करता है वही इसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे स्टूडेंट्स के अंदर आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स का जो फोल्डर है शायद यूजर्स का फोल्डर है pf3 में भी, वहां पर pf कीट में एक यूजर्स का फोल्डर है और स्टूडेंट जो है फाइलें रखते रहते हैं शेयर करने के लिए, लेकिन वो कोई भी स्टूडेंट चाहे उस फाइल को डिलीट कर सकता है क्योंकि सारे सारे स्टूडेंट्स उस फोल्डर के ऊपर सबके राइट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के, सारी फैकल्टी के, तो कोई भी चाहे किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है और इसके जरिए से पूरी कंट्रोलिंग हो जाती है कौन सी फाइल जो है कौन कितने हद तक जो है उसको जो है वो राइट्स देता है दूसरों को। इस तरह सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में ज्यादातर जो है वो ऑथेंटिकेशन आ जाती है। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही जो है वो सिस्टम के ऊपर आ सके, अनऑथोराइज यूजर सिस्टम पे ना आ सके, इनवैलिड एक्सेस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके का ये कि यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है और उस यूजर आईडी पासवर्ड को जो है जाहिर है वो सिस्टम सर्वर पे बना दिया जाता है। तो जो उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन होगा अपने, तो उसको जो है ऑथेंटिकेट करके उसको अलाउ कर देगा नेटवर्क पे। तो इस तरह से एक सिक्योरिटी लेवल जो है हम अप्लाई कर सकते हैं और ये कीट में आपने देखा भी होगा, अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन होते हैं। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस स्लाइड में आप ये देखिए, इसे एक ही व्यू में सारी सर्विसेज दिखा दी गई है ना, मतलब जो मेजर सर्विसेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये हार्डवेयर है, नीचे जो हार्डवेयर है सीपीयू वगैरह जो भी चीज़ें हैं, रैम, उसके ऊपर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अभी हमने थोड़ी देर डिस्कस भी की, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ये सारी डिस्कस की हैं अभी। रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो सारी अभी भी डिस्कस की हैं। ये इस तरह की सर्विसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सर्विसेज मिलती कैसे हैं? यूजर यहाँ पर है, यूजर यहाँ मौजूद है। ठीक है, यूजर और दूसरे प्रोग्राम यहाँ मौजूद हैं। यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है, या तो जीयूआई के जरिए या कमांड सीएलआई के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या बैच प्रोग्रामिंग के जरिए। इसके जरिए से जो यूजर इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरफेस है ये। और फिर यहाँ से फिर वो सिस्टम कॉल्स जनरेट होती है। सिस्टम कॉल जाहिर है वो रिक्वेस्ट है, जो सर्विस चाहिए यूजर को उसकी रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो सर्विस जो है यूजर को मिल जाती है। तो एक तरह से एक व्यू है, एक व्यू के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हैं और बीच में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। बैच क्या है सर? अच्छा, बैच मैंने अभी समझाया था ना, बैच प्रोग्रामिंग जो एक फाइल बना के दिखाई थी आपको डॉस की, और उसके अंदर सारी कमांड्स लिख दी थी, डॉट बैच के साथ उसको सेव कर दिया था, तो वन बाय वन सारी कमांड चल रही थी। देखा था ना आपने, ये मैंने दिखाया था, तो वो बैच है। ठीक है, अच्छा ये मतलब ये वो आ गया, व्यू आ गया इसका, जो भी डिस्कशन किया उसका एक ही व्यू आ गया, पूरी डायग्राम बना के दिखा दिया है।
अच्छा जी, CLI और कमांड इंटरप्रेटर अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंट्री। तो CLI पे आपने काम भी किया होगा, लैब पे भी करते होगे लिनक्स पे, और सारी कमांड जो है डायरेक्टली जो है आप कमांड देते हो और कमांड चलती हैं। ज़्यादातर जो है वो ये कमांड जो है कर्नल लेवल पे इम्प्लीमेंटेड होती हैं। कर्नल का मतलब क्या है, जो इंटरनल पार्ट है सॉफ्टवेयर का। तो ज़्यादातर कमांड उसकी होती है, लेकिन कभी-कभी जो सिस्टम की प्रोग्राम की भी जो है सिस्टम प्रोग्राम की भी जो है वो कमांड आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि जो कर्नल का पार्ट नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ ऐसी है जो अ, जो आप चलाना चाह रहे हो, तो वो भी कमांड जो है वो उसको अलाउ करता है। समटाइम्स मल्टीपल फ्लेवर्स इम्प्लीमेंटेड। शेल्स की बात हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो लिनक्स के मुख्तलिफ शेल्स हैं। तो जैसे फिडोरा है, रेड हाट लिनक्स, उबंटू, ये सारे शेल्स हैं। अंदर कर्नल सेम है, तो इसलिए लिनक्स कहलाते हैं सारे, लेकिन सबके शेल डिफरेंट है, इसलिए मल्टीपल फ्लेवर्स के अंदर इसको अवेलेबल हैं ये। और प्राइमरी फीचर्स द कमांड फ्रॉम यूजर एंड एग्जीक्यूटिव, समटाइम्स कमांड बिल्ट इन, समटाइम्स जस्ट नेम्स एंड प्रोग्राम। कभी-कभी कमांड बिल्ट इन होती हैं, कभी-कभार जो है नेम्स और प्रोग्राम बिल्ट इन होते हैं। अच्छा, तो ये बहरहाल ये शेल के बारे में मुख्तलिफ बातें थी। यहाँ पर आगे चलते हैं। ये शेल दिखाया गया है, ठीक है, तो बॉन्ड शेल दिखाया गया है, बॉन्ड शेल कमांड इंटरप्रेटर। तो ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल है, तो उसका एक शेल दिखाया गया है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर। अच्छा जी, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, जीयूआई की बात हो रही है। जीयूआई का आपको पता ही है, डेस्कटॉप, सारी चीज़ों से आप फेमिलियर हो। आइकन क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, ठीक है, और इसमें जो है बटन्स, माउस के जो है बटन काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है जीयूआई पे काम कैसे होता है। और ज़्यादातर जो है सिस्टम्स आजकल CLI और GUI दोनों इंटरफेस रखते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर GUI है और CLI दोनों है। CLI आपका जो है डॉस, जो आप रन पे जाके CMD लिखते हो, डॉस प्रॉम्प्ट आता है, वो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है CLI। लेकिन नॉर्मली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं जब स्टार्ट होती है विंडोज़, तो GUI है, ठीक है। इसके सारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अच्छा, पहले क्या होता था पुराने सिस्टम्स के अंदर, CLI पहले हम डॉस इंस्टॉल करते थे, उसके बाद मतलब पहले हम डॉस चलाते थे, फिर विंडोज चलाते थे। यानी कि डॉस के ऊपर विंडोज थी, पहले ऐसे होता था। यानी कि पहले डॉस आती थी, डॉस पे जाके हम लिखते थे विन, फिर विंडोज चलती थी, विंडोज स्टार्ट होती थी। और विंडोज से फिर हम वापस डॉस पे कैसे आते थे, हम लिखते थे विंडोज पे जाके एग्जिट, तो फिर वापस डॉस पे आते थे। तो पहले ऐसे काम होता था, यानी कि इतना आसान नहीं था कि जैसे आजकल हम जो है सिर्फ CMD लिखते हैं, है ना। यहाँ पर जाके हमने सिर्फ CMD लिखा और फौरन जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस आ गया। ऐसा नहीं होता था, बल्कि हमें शट डाउन करना पड़ती थी, एग्जिट लिखना पड़ता था विंडोज पे, विंडोज एग्जिट होती थी, फिर हम डॉस पे आते थे। तो अब बहरहाल ये डॉस को विंडोज का पार्ट बना दिया, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन दोनों इंटरफेसेस मौजूद है शुरू से, विंडोज के अंदर दोनों इंटरफेसेस मौजूद है, CLI भी है, कमांड लाइन भी है। इस तरह से मैक के अंदर भी है, और यूनिक्स के अंदर, लिनक्स के अंदर भी आपने देखा होगा, ये दोनों चीजें मौजूद है। बाकी अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर टच स्क्रीन फैसिलिटी आपको दी हुई है, तो ज़ाहिर है माउस जो है पॉसिबल नहीं होता, तो हम टच स्क्रीन के ज़रिए से कम्युनिकेट जो है वो एंड्रॉयड के ऊपर काम करते हैं। इसका पता है सबको, इस सारी चीज़ों के बारे में। तो मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका GUI इंटरफेस यहाँ दिखा है मैक का। जैसे सिस्टम कॉल्स के बारे में बात करते हैं, सिस्टम कॉल्स, ठीक है। सिस्टम कॉल्स का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विसेज को आप यूज करोगे ना, तो आप कैसे यूज करोगे, सिस्टम कॉल के जरिए। तो आपने API का नाम सुना है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API का नाम सुना है? क्या होता है API? नाम सुना है API? कभी यूज किया है C# वगैरह में? शायद कह रहे हैं ये यूज किया है, सही। इससे फेमिलियर तो होंगे ना, नाम सुना है, सुहेल कह रहे हैं, सही है।
अच्छा, कुछ लोगों ने काम किया है इस पे, एपीआई कभी यूज किए? सही है, याद नहीं आ रहा मुझे। देखो आप, एपीआई क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एपीआई, अच्छा शायद फिर ऊपर प्रोजेक्ट में किया है। ये एपीआई क्या है, बिल्ट इन प्रोग्राम बना के रख देते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, हाँ जैसे गूगल की एपीआई, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस को जो है अपने प्रोग्राम के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को अपने प्रोग्राम के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे गूगल की एपीआई, फेसबुक की, यहाँ सारी एपीआई मौजूद हैं। यानी कि आप जैसे फेसबुक क्या भी आप एपीआई, और ये आप मिसाल के तौर पे आप समझो आपका कोड है जो एसएमएस भेजता है। आपने सी शार्प में कोड लिखा, सी शार्प में कोड लिखा, उस कोड के अंदर आपने एसएमएस भेजने का ऑप्शन भी रखा है कि भाई जो है अगर प्रोग्रामर इस बटन पे क्लिक करे तो एसएमएस चला जाए, ठीक है। तो एसएमएस का ऑप्शन आपने रखा। अब एसएमएस कैसे भेजेगा? एसएमएस भेजने का कोड तो आप लिख सकते हो क्या? इतना मुश्किल होता है कोड कि एसएमएस के अंदर कौन सा जो है, सिम के अंदर कौन सी जो है वो रूटीन है उसको कॉल करें। अब ये चीजें जो है इस लेवल पे जाके काम करोगे तो जाहिर है आपको बहुत देर लग जाएगी इस प्रोग्राम को लिखने में। लेकिन होता क्या है, आपने विंडोज की एपीआई है वो कॉल कर ली जिसके अंदर एसएमएस सेंड करने की फैसिलिटी थी। उसको आपने सी शार्प के कोड में उस जो है एपीआई को कॉल कर लिया, ठीक है। एसएमएस वाले को सिर्फ उसका लाइन, जैसे जैसे फंक्शन कॉल करते हैं ना, इस तरह एपीआई कॉल कर लिया, उसमें पैरामीटर्स दिए और उस तरह से मैसेज चला जाएगा सबके पास। अच्छा होप में ये यही मैसेज, यही इनका प्रोजेक्ट था, एसएमएस सेंड करना था, ठीक है। माज बता रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिया एपीआई क्या होता है, कि मुख्तलिफ चीज़ों की जो है ना, हार्डवेयर को आपने हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो अब मुख्तलिफ चीज़ें बिल्ट इन बना के रख दी गई हैं और उनका नाम मुख्तलिफ एपीआई के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। मतलब वो सारी एपीआईज है। आपको अपने कोड के अंदर सिर्फ उनको कॉल करना होता है, जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, एपीआई को कॉल करते हैं, उसको पैरामीटर पास करते हैं और फिर जो है वो काम हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एपीआईज होती है। तो मुख्तलिफ एपीआईज यूज कर रहे हैं, लेकिन उन एपीआईज को यूज करने के लिए हमें सिस्टम कॉल चाहिए। सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? सिस्टम रिक्वेस्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को जो है चलाने के लिए, सिस्टम रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट की बिहाफ पे जो है वो प्रोग्राम चलता है। तो जितनी भी एपीआईज है, विंडोज की जो एपीआईज है उनको कहते हैं विंडोज 32 एपीआई, ठीक है, जो विंडोज के ऊपर जो है वो होती है। इसके अलावा जावा की अपनी एपीआईज हैं, जो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो उसको सपोर्ट करती है। और यूनिक्स और लिनक्स की अपनी जो है, यूनिक्स लिनक्स और मैक की अपनी एपीआईज है। तो बहरहाल एपीआईज को एक्टिवेट करना है तो आपको सिस्टम कॉल चाहिए। वो सिस्टम कॉल का मतलब क्या है? यानी कि आप एक रिक्वेस्ट भेजता है सॉफ्टवेयर कि भाई मुझे ये सर्विस यूज करनी है। तो सिस्टम कॉल के जरिए कोई भी काम करवाना हो तो उसकी जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है उस रिक्वेस्ट को कहते हैं सिस्टम कॉल। अभी हम सिस्टम कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल क्या होता है? कोई भी सर्विस यूज करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कोई भी एपीआई यूज करना है, कोई भी काम करवाना है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी। उस रिक्वेस्ट को कहते हैं सिस्टम कॉल। अच्छा, ये माज ने लिखा है क्या हम अपनी एपीआई बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं एपीआई। आप विंडोज 32 पे जाके आप सी शार्प पे कोड देखना पड़ेगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल की प्रोग्रामिंग होगी उसमें, और हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करेंगे कि वो देखना पड़ेगा एपीआई आपकी हार्डवेयर एक्सेस कर रही है क्या चीज़ है। तो आप बिल्कुल अपनी एपीआई बना सकते हैं। एपीआई जस्ट लाइक अ फंक्शन, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो छोटे लेवल का होता है। एपीआई में जरा ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स कॉल होती हैं। तो वो उसकी नो हाउ जरूरी है जब आप एपीआई पे काम कर रहे हो। आजकल तो विंडोज में काफी सारी एपीआई, हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एपीआई को खुद ही प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारी बना के, जो हमें बेसिक चाहिए होती है। इसके अलावा भी आप अपनी बना सकते हैं। सर्वर पर चलते हैं। सर्वर पर क्या मतलब? ये एपीआई तो चलती हैं सब जगह, जब आप कॉल करोगे सब जगह चलेंगे जब हम काम करवाना चाहोगे। अब देखो यहाँ पर एक सिस्टम, सर ये एपीआई का जी फंक्शन, क्या करें, सवाल करें। सर ये एपीआई का फंक्शन क्या होता है सर?
एपीआई किसी मकसद के लिए, जैसे अभी आप बताया ना एसएमएस। मतलब काम क्या करती है सर एपीआई का? आपने एसएमएस का कुछ बताया था सर। हाँ, एसएमएस को बताया था ना, एसएमएस सेंड करना है, तो एसएमएस सेंड करने के लिए आपको खुद कोड तो नहीं लिख सकोगे ना कि सिम को कैसे एक्सेस करना है, सिम की कौन सी जो है मॉड्यूल्स को एक्सेस करेंगे। इसका कोड आपको लिखना पड़ेगा। इसका कोड लिखना मुश्किल भी है और बड़ा मतलब टाइम टेकिंग भी होगा। तो आपको बनी बनाया जो है एसएमएस की सारी रूटीन्स आप कॉल कर लोगे। एसएमएस की जो एपीआई बनी हुई है विंडोज में, उसको बस सिर्फ आप यूज करोगे अपने प्रोग्राम में सी# में, और उसके पैरामीटर्स दोगे और सारी चीजें जो है वो एसएमएस की जो है वो चली जाएंगी। तो इस तरह की मुख्तलिफ बिल्ट इन एपीआईज हैं मौजूद सी# में भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। तो उससे आपका काफी सहूलत हो जाती है, आपको उसका कोड लिखना नहीं पड़ेगा सारा उस सर्विस का। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो एक चीज दिखाई गई है, सोर्स फाइल है और ये डेस्टिनेशन फाइल है। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सिंपल एग्जांपल दिखाई गई है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सोर्स से कॉपी किया, डेस्टिनेशन में पेस्ट कर दिया। एक फोल्डर था, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लेकिन इसके दरमियान में ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं और इन सबके लिए सिस्टम कॉल की जरूरत है। बात हो रही है सिस्टम कॉल्स, यानी कि इसमें होगा क्या, पहले तो आप वो देखेगा इनपुट फाइल नेम क्या है, इसका फाइल नेम के लिए अलग एपीआई कॉल, अलग सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट होगी। तो वो सिस्टम कॉल के जरिए वो देखेगा कि इस वक्त जो है फाइल का नाम क्या है। ठीक है? इसकी सिस्टम कॉल जनरेट होगी, फाइल का नेम चेक किया जाएगा वो वैलिड है कि नहीं है। फिर राइट स्क्रीन के वो प्रॉम्प्ट होगा उसका नाम, वो आप देखेगा ये या कौन सी फाइल आपने मतलब कॉपी करनी है, उस फाइल का नाम आपने दे दिया, उसको कॉपी कर लिया। आप राइट क्लिक करते हो ना, राइट क्लिक में सारे काम हो जाते हैं असल में, लेकिन इन सबके पीछे सिस्टम कॉलिंग होती है। ठीक है, किसी फोल्डर को कॉपी करना है, राइट क्लिक करोगे तो वो सारे काम ये होते हैं। एक्वायर आउटपुट फाइल नेम, आप जहाँ पेस्ट करना है और डेस्टिनेशन वहां पर देखता है आउटपुट फाइल नेम क्या रखोगे उसका, और उसका जो है वो स्क्रीन के ऊपर कैसे उसका प्रॉम्प्ट आएगा। बहरहाल आप इसको भी राइट क्लिक करके सिर्फ पेस्ट कर देते हो, ये सारे काम उसके अंदर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है ओपन इनपुट फाइल, इफ अगर वो देखता है अगर फाइल ही एग्जिस्ट कर रही है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कॉपी करता है। अब देखो इसमें ज्यादातर कभी कभी आप प्रोग्रामिंग में करते हो ना कि भाई कॉपी कर लो कोड के अंदर, फाइलिंग पे काम किया होगा आपने, तो वो फाइल से जब भी उठाएगा कोई चीज, टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल के अंदर से वो चीज जब भी उठाएगा जब कोई जो है ना वो फाइल मौजूद हो, पर ये फाइल ही मौजूद नहीं है तो कहाँ से उठाएगा। तो वो देखता है कि फाइल एग्जिस्ट करती भी कि नहीं। अगर फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, एरर जनरेट कर देगा, ऑपरेशन को अबॉर्ट कर देगा कि भाई जो है ये काम नहीं हो सकता। इस तरह से अगर फाइल मौजूद है फिर लूप चला देता है, एक एक करेक्टर रीड करता है, एक एक करेक्टर फाइल में से रीड करता है। ठीक है, पढ़ेगा और पढ़ने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देगा, जहाँ पर पेस्ट करना चाह रहे हो एक एक करेक्टर पेस्ट कर देगा। लेकिन ये सारे काम इस बताने का मकसद ये है कि इन सारे कामों के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल जनरेट होता है। हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन कॉपी पेस्ट के अंदर सारे काम जो है ना, बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता है और सबकी अलग अलग सिस्टम कॉल जनरेट होती हैं, और उसके सिस्टम कॉल के नतीजे में फिर वो सारी चीजें उसको मिलती है, वो इसका जो है वो काम करता है। तो सिस्टम कॉल्स जो है ना वो बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस के अंदर बहुत सारे सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व है। और सिस्टम कॉल्स का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करता है कि भाई इसके लिए मुझे ये चीजें चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट करता है मुझे इसके लिए ये चीजें चाहिए, उसको कहते हैं हम सिस्टम कॉल्स। तो छोटे छोटे काम के लिए सिर्फ सोर्स से डेस्टिनेशन कॉपी करना है, उसके लिए भी इतनी सारी सिस्टम कॉल्स दरकार है। सिस्टम कॉल्स क्लियर हो गया? ठीक है, सिस्टम कॉल्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की। सिस्टम कॉल जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है, सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट करता है किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए, तो सारी की सारी सिस्टम कॉल्स कहलाते हैं। अब एक एग्जांपल दिए, एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड एपीआई। An example of standard API considers a read function। ठीक है, read function है, read function काम क्या करता है, रीड करता है, जहां से इसको रीड कर किसी फाइल में से रीड करना होता है सारी चीजें रीड करता है रीड फंक्शन। ठीक है, रीड फंक्शन, और उसको जो है यहाँ पर लिनक्स सिस्टम के बारे में दिखाया गया। तो उसको अगर आप इस एपीआई को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, आपने सी भी पढ़ रहे हो ना आप लैब के अंदर, तो आपने इंक्लूड कर दिया, ये उसकी हेडर फाइल है, फिर आपने साइज, रिटर्न वैल्यू है,
रीड का फंक्शन ये रहा, और रीड का फंक्शन क्या करेगा, फाइल में से इंटीजर वैल्यू उठाएगा, बफर उसके साइज कितना है जो टेक्स्ट फाइल से उठाना है। तो एक तरह से फंक्शन की तरह की चीज होती है। तो एक तरह से ये रीड की एपीआई है, वो आपने जाके मैन जाके आपने सिर्फ ऊपर जाके लिखा मैन रीड, तो ये एपीआई कॉल हो जाएगी जो ये नीचे लिखी हुई है। ये तो आपका सिर्फ सिंटैक्स है, उसके अंदर सारे जो चीजें लिखी हुई होंगी, पैरामीटर्स आप जो दोगे, वो पैरामीटर्स की बिहाफ पे वो जो है वो वैल्यूज को उठा लेगा फाइल से। ये फाइलिंग की बात हो रही है। फाइलिंग तो आपने की होगी ना, फाइलिंग सी शार्प वगैरह में, यानी कि टेक्स्ट फाइल से कोई चीज रीड करना हो। इस पे आपने काम किया होगा फाइलिंग पे। तो ये फाइलिंग की बात कर रहा है कि फाइलिंग जो है ना वो रीड ऑपरेशन का एक फंक्शन बना हुआ होता है, जिसको हम वो एक बिल्ट इन है, चूंकि तो उसकी एपीआई बनी हुई है, इसलिए आप लिख दिया क्या उसकी एक एपीआई। जो भी आप फंक्शन बनाते हो एक्चुअली एपीआई एक तरह का रेडीमेड फंक्शन ही होता है, उसको हम पैरामीटर्स दे देते हैं और वो जो है फंक्शन चल रहा होता है। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती। अब रीड का सिर्फ रीड करके आप जो है वो फाइल नेम दे दो, उसका फाइल से सारी चीजें रीड कर लेंगे। एक तरह से एपीआई बन गई है। अच्छा, टिपिकली अ नंबर एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात हो रही है। सिस्टम कॉल इंटरफेस मेंटेन्स द टेबल इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। तो पता क्या है कि सिस्टम कॉल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, एक नहीं होती, ठीक है, बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दिखाया था आपको, ये सिर्फ 100 डेस्टिनेशन कॉपी करने में इतनी सारी सिस्टम फाइल्स सिस्टम कॉल्स हो रही हैं। तो सिस्टम कॉल्स इंटरफेस बना दिया जाता है, और सिस्टम कॉल इंटरफेस में जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट किया मिसाल के तौर पे, तो वो एक टेबल उठाएगा। टेबल के अंदर ये होगा कि भाई जब भी कॉपी पेस्ट होगा तो ये काम जो है ना, ये सिस्टम कॉल जनरेट होंगे, उसकी लिस्ट होती है पूरी, ठीक है। यानी कि पूरी टेबल इंडेक्स टेबल जो है वो जनरेट होती है कि ये सारी सिस्टम कॉल्स जो है वो चलेंगी जब भी कॉपी पेस्ट होगा। इस तरह हर ऑपरेशन के अंदर जो भी सिस्टम कॉल्स चाहिए होंगी, उसकी इंडेक्स उसकी टेबल मौजूद होती है। वो सारी टेबल पे जितनी कॉल्स होती है सिस्टम कॉल्स, वो वन बाय वन सबको चला देता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिस्टम कॉल इंटरफेस के टेबुलर फॉर्म के अंदर। हर ऑपरेशन के पीछे टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो एक सिस्टम कॉल की इंडेक्सिंग हुई हुई है, और वो वन बाय वन सारी चीजें जो है कॉल होती हैं। और जाहिर यहाँ पर ये लिखा है कि द सिस्टम कॉल इंटरफेस इन्वोक्स द इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड रिटर्न्स स्टेटस ऑफ द सिस्टम कॉल इन एनी रिटर्न वैल्यूज। तो जो भी वैल्यूज रिटर्न होती हैं सिस्टम कॉल के नतीजे में, कर्नल उसको ले लेता है। तो जो कॉलर है, कॉलर का मतलब क्या, जो सिस्टम कॉल करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर ये सिस्टम कॉल कर रहा होता है, लेकिन जाहिर है हमारे यूजर की बिहाफ पे ही कर रहा होता है। अच्छा, तो वो सारे जो सिस्टम कॉल करता है वो उसको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता। जो बैकग्राउंड में एपीआईज है, वो एपीआईज जो है वो जो है वो बिल्ट इन है, वो सारी एपीआई जो है वो अपना अपना काम करती हैं। और उन एपीआई जो है वो जो भी चीजें चाहिए होती हैं थ्रू एपीआईज की जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो सिस्टम कॉल के जरिए एक्चुअली हम एपीआई, बहुत सारी बिल्ट इन एपीआई को एक्सेस कर लेते हैं, और अपनी चीजें जो है जो हमें चाहिए होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होती हैं, वो उसको एक्सेस कर लेता है एपीआई के जरिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा एपीआई का सिस्टम कॉलिंग का रिलेशनशिप दिखाया गया कि सिस्टम कॉल जो है वो किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करता है जब भी किसी एपीआई को कॉल करना। तो ये यूजर की एप्लीकेशन है, यूजर का प्रोग्राम है, और यूजर का प्रोग्राम जो है वो फॉर एग्जांपल कोई फाइल को उसने ओपन करना है, तो यूजर की एप्लीकेशन से ओपन फाइल की रिक्वेस्ट गई, लेकिन ओपन फाइल की जो रिक्वेस्ट की गई ये सिस्टम कॉल गया है, ठीक है। सिस्टम कॉल इंटरफेस है, सिस्टम कॉलिंग गई है, फाइल को ओपन करना चाह रहा है, ठीक है। यूजर ने फाइल को ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजी है थ्रू सिस्टम कॉल, और सिस्टम कॉल के इंटरफेस के जरिए से फाइल जो है वो कर्नल मोड के ऊपर जो है कर्नल मोड पे आ जाएगा, और कर्नल मोड पे आने के बाद फाइल को ओपन करके उसके अंदर जो जो चीजें होंगी वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ओपन फाइल करने के बाद, और फिर वापस जो है सिस्टम कॉल के जरिए से ही दोबारा यूजर की तरफ, यूजर एप्लीकेशन की तरफ वापस आ जाएगा। तो आप देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर यूजर लेवल है, यानी कि यूजर मोड है, कर्नल मोड है, यूजर मोड है, कर्नल मोड है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में डिटेल में बात कर चुके हैं।
और यूजर और कर्नल मोड आपस में कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब स्विच होता रहता है, कभी यूजर मोड से कर्नल मोड, कभी कर्नल मोड से यूजर मोड, और ये मोड बिट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसके काम आती है। कोई भी काम करना होगा उसकी सिस्टम कॉल जनरेट होगी, बीच में सिस्टम कॉल इंटरफेस है, यूजर प्रोग्राम जो है जैसे कोई फाइल को ओपन कराना होगा उसकी रेस्पेक्टिव सिस्टम कॉल जनरेट होगी और फाइल ओपन होगी।